फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 का आईटीआर फाइलिंग सीजन चल रहा है। इमेजिन करते हैं कि आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी और अब आप अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं। सीपीसीसी द्वारा आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया गया और आपके पास रिफंड की जगह आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटीमेशन मिसमैच फाउंड। अब आपकी टेंशन शुरू, आपका रिफंड रुक जाएगा और हो सकता है आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस भी इशू किए जाएं। और यहाँ पर आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मैंने गलत क्या किया। और यही सिचुएशन हर साल लाखों इंडियन टैक्स पेयर्स फेस करते हैं। सबसे शॉकिंग की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी आईटीआर को सही तरीके से फाइल किया, कोई भी इनकम हाइड नहीं की, कोई भी फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस उन्होंने क्लेम नहीं किया। फिर ये मिसमैच का नोटिस क्यों? आईटीआर मिसमैच के नोटिसेस के कई रीजन हो सकते हैं और सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने अपने फॉर्म 26 AS, AIS और TIS को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। आईटीआर फाइल करते वक्त अक्सर ये कहा जाता है कि फॉर्म 26 AS, AIS और TIS कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आईटीआर फाइल करते वक्त आपको जरूर रेफर करना चाहिए। पर कई बार इन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वो अपना कौन सा डाटा अपने आईटीआर में शो करें। आज इस सेशन में इन सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम आपके साथ रिजॉल्व करेंगे और अंत में आपके साथ कुछ ऐसे चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे जो अक्सर हम अपने क्लाइंट्स की आईटीआर फाइल करते वक्त यूज करते हैं, जिसे उन्हें कम से कम इनकम टैक्स नोटिसेस फेस करना पड़े। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए अब समझते हैं फॉर्म 26 AS, AIS और TIS क्या है। इनमें अलग अलग फिगर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, तो हमें कौन सा डाटा अपनी आईटीआर में फाइल करना है। अगर यदि AIS और अपनी बुक्स में मिसमैच है तो उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हर साल बहुत थाउजेंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स नोटिसेस रिसीव होती है, क्योंकि न तो उन्होंने कोई भी अपनी इनकम हाइड की है, न कोई फेक डिडक्शंस या एग्जम्पशंस क्लेम किया है, और फिर भी उन पर इनकम टैक्स नोटिसेस या मिसमैच के इंटीमेशन आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 3 क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स 26 AS, AIS और TIS को इग्नोर किया है। यदि आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त रेफर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपना TDS का रिफंड क्लेम करने में दिक्कत आएगी, आपको एक्स्ट्रा टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी पे करना सकता है और आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस भी इशू किए जा सकते हैं। फॉर्म 26 AS को टैक्स क्रेडिट का पासबुक कहा गया है और AIS हमारा है फाइनेंशियल डायरी और TIS को हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 तक जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, जो हमारे पैन से रिलेटेड जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, उसका सारा समरी आपके TIS में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर्म 26 AS क्या है? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपके बैंक ने FD पर TDS डिडक्ट किया है तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि गवर्नमेंट के पास टैक्स डिपॉजिट हुआ है या नहीं? आंसर है फॉर्म 26 AS। फॉर्म 26 AS को गवर्नमेंट का टैक्स बुक कहा गया है। इसमें मेनली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि आपकी सैलरी का TDS, बैंक TDS, प्रोफेशनल TDS, प्रॉपर्टी TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और आपका जो भी
TCS कलेक्ट हुआ है, यानी कि जहां भी टैक्स डिडक्ट हुआ वहां फॉर्म 26AS इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिथ यह शुरू होता है कि लोग सोचते हैं कि जो इनकम फॉर्म 26AS में नहीं है उस पर कोई भी टैक्स हमें नहीं देना। ये बिल्कुल गलत है। अब समझते हैं ये मैंने गलत क्यों कहा। क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होती है। अब ये AIS क्या है? AIS को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CCTV कैमरा कह सकते हैं। यहाँ सिर्फ टैक्स नहीं दिखता, यहाँ आपके फाइनेंशियल ईयर में 1/4/24 से 31 मार्च तक जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की है वह सभी आपके फॉर्म AIS में रिफ्लेक्ट होती हैं। चाहे वो आपका FD का इंटरेस्ट हो, सेविंग इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस हो, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हो, फॉरेन रेमिटेंस हो, GST का टर्नओवर, आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, सब कुछ। इसलिए AIS के डाटा को फॉर्म 26AS से बड़ा होता है और इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होती है वो आपके सभी ट्रांजैक्शंस AIS में रिफ्लेक्ट होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि जिस भी आपकी ट्रांजैक्शंस में TDS डिडक्ट होता है वो आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है, पर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिस पर TDS डिडक्ट नहीं होता है वो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट न होकर आपके AIS में रिफ्लेक्ट होती है और यहीं से फॉर्म 26AS और AIS के फिगर्स में डिफरेंट का इशू टैक्स पेयर्स अक्सर नोट करते हैं। मान लीजिए आपके 2 बैंक अकाउंट हैं, एक SBI में और एक HDFC में। SBI का FD इंटरेस्ट था 50,000। यहाँ पर आपने अपनी 40,000 की लिमिट को क्रॉस कर लिया है, इसलिए आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा बैंक एट द रेट ऑफ 10%। वहीं आपके HDFC सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 6,000, यहाँ पर आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। फॉर्म 26AS में सिर्फ आपका FD का इंटरेस्ट शो होगा, लेकिन आपके AIS में आपका FD का और आपके सेविंग अकाउंट का दोनों का इंटरेस्ट शो होता है और टैक्स पेयर यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझते हैं कि TIS क्या है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है TIS। इसको याद रखने के लिए इजीएस्ट फॉर्मूला है कि अगर आपका AIS डिटेल्ड मूवी है, एक पूरी मूवी है, तो TIS आपके मूवी का ट्रेलर है, यानी कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो भी आपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस की हैं जो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस की समरी आपके TIS में रिफ्लेक्ट होती हैं और इस समरी को पोर्टल यूज करता है अपने प्री फिल्ड ITR बनाने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ITR फिल करते वक्त किस डॉक्यूमेंट पर ट्रस्ट करें। इसका आंसर हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अक्सर फॉर्म 26AS, AIS और TIS में अलग अलग फिगर्स नजर आते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि AIS, TIS और 26AS में आप अलग अलग फिगर्स क्यों देते हैं। मान लो राहुल का FD इंटरेस्ट है 60,000, सेविंग इंटरेस्ट है 8,000, डिविडेंड इनकम है 4,000 और इसकी म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन है 30,000 रुपए और FD के इंटरेस्ट पर उसका TDS डिडक्ट किया जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होगा उसके फॉर्म 26AS में। सेविंग इंटरेस्ट 8,000 पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, पर उसके फॉर्म AIS में उसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। वहीं उसकी डिविडेंड इनकम ऑफ 4,000 इस पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा और उसके AIS में रिफ्लेक्ट होगी और उसके म्यूचुअल फंड्स का कैपिटल गेन ऑफ 30,000 पर भी कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा और वो भी फिगर्स उसके AIS में रिफ्लेक्ट होंगी।
फॉर्म 26AS में सिर्फ वही फिगर रिफ्लेक्ट होगी जिस पर आपका टीडीएस ऑन एफडी डिडक्ट किया है और बाकी की सभी ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। इसीलिए आपको फॉर्म 26AS और फॉर्म एआईएस में कई बार अलग फिगर्स डिस्प्ले किए जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर टैक्स पेयर्स करते हैं कि सपोज आपके एआईएस में टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है पर आपके फॉर्म 26AS में कोई टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या आप उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर टीडीएस क्लेम करना है तो सबसे पहले फॉर्म 26AS को आपको चेक करना है। टीडीएस का रिफंड ब्लाइंडली क्लेम नहीं कर सकते। पहले डिडक्टर से कहकर जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, हो सकता है उसने अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ मिस्टेक की हो, इसलिए अपने डिडक्टर से टीडीएस रिटर्न को रेक्टिफाई करे, या उसने अपनी टीडीएस रिटर्न को लेट फाइल किया हो जिसके वजह से वो ट्रांजैक्शंस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट ही ना हो रही हो। इसलिए यदि आपको अपने टीडीएस का रिफंड जो भी क्लेम करना है वो तभी आप क्लेम कर पाएंगे यदि वो ट्रांजैक्शन आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट कर रही हो, और यदि वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे और आपने अपने डिडक्शन से कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करवाया और आप उस रिफंड को अगर अपने आईटीआर में क्लेम कर रहे हैं तो आपका रिफंड रुक सकता है और आपके ऊपर मिसमैच का इंटीमेशन इशू किया जा सकता है। नोटिस अक्सर किन केसेस में टैक्स पेयर्स पर इशू किए जाते हैं? इस सेशन में मैं आपके साथ टॉप 6 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी जिसके वजह से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मिसमैच के इंटीमेशन सेंड करते हैं और फिर फ्यूचर में आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जाते हैं। अक्सर सैलरीड एम्प्लॉय ये मान के चलते हैं कि उनके एम्प्लॉय ने उनका टीडीएस डिडक्ट किया है और अपने फॉर्म 16 के बेस पर वो अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। फॉर्म 16 में आपकी जो भी आपकी सैलरी का पार्ट बी में आपका सैलरी का ब्रेकअप दिया जाता है और पार्ट ए में आपका जो भी एम्प्लॉय ने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी डिटेल दी जाती है, और आपकी इसके अलावा भी और भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिन्हें आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लिविंग इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप कि डिविडेंड इनकम, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं और आपने कोई भी डिविडेंड इनकम आपने रिसीव की है, आप उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं। आपने अगर कोई भी कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की हैं या शेयर मार्केट की आपकी जो भी कैपिटल गेन्स हैं, आप अक्सर उनकी कैलकुलेशंस करने में गलतियां कर देते हैं। और कई केस में अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने फाइनेंशियल ईयर विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपने कोई जॉब स्विच की है, तो हो सकता है आपने एक एम्प्लॉय की तो सैलरी अपनी आईटीआर में रिपोर्ट कर दी और दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी आप अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना आप भूल जाते हैं। बिजनेस पर्सन्स के केस में अक्सर वो जीएसटी टर्नओवर के मिसमैच की वजह से आप पर मिसमैच के इंटीमेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक की है, आईटी डिपार्टमेंट का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली इन सारी ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करेगा और मिसमैच डिटेक्ट होते ही आप पर आईटीआर मिसमैच के इंटीमेशन इशू किए जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितने लोग अपनी आईटीआर को फॉर्म 26AS और एआईएस को डाउनलोड किए बिना ही अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। फॉर्म 26AS और एआईएस को आप ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके इजीली आप इन दोनों फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते वक्त हमें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, और यदि आपके एआईएस में
कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से या आपके रिकॉर्ड से मैच नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी ITR फाइल करने से पहले अपने सारे आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिकंसिलेशन करें। अपने सारे बैंक रिकॉर्ड्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के पेपर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, आपकी शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस, आपके जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं उनकी स्टेटमेंट या फिर आपके ब्रोकर की स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले अपने फॉर्म 26AS को ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर उसे डाउनलोड करें और अपनी सभी TDS की एंट्री को वहां से वेरीफाई करें। अगर वो सभी TDS की एंट्री फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी आप अपना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। फिर आप अपना AS को डाउनलोड करें, पूरे ईयर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उसके साथ मैच करें और ध्यान दें कि कहीं कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस तो नहीं जो आपके रिकॉर्ड से मैच तो नहीं कर रही। और यदि आपके AIS में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आपके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे, तो आप AIS में करेक्शन या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। इसके लिए आपको अपने AIS को डाउनलोड करके ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर आपके पास फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपकी कोई डुप्लीकेट एंट्री है, रॉन्ग अमाउंट है, दूसरे पेन की इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। गलत एंट्री सिर्फ इसलिए ITR में इंक्लूड मत कीजिए क्योंकि वह आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो रही है। कहने का सीधा मतलब ये है कि AIS और फॉर्म 26AS दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी ITR फाइल करने के लिए, पर आप कंप्लीटली ब्लाइंडली उन पर रिलाय नहीं कर सकते। अब बारी है उस फाइनल चेकलिस्ट की जिसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था, जिसे सभी टैक्स पेयर्स को अपनी ITR फाइल करते वक्त जरूर चेक करना चाहिए। फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, आपके स्टॉक ब्रोकर की ट्रांजैक्शंस और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ उन्हें जरूर से क्रॉस चेक करें। फाइनल ITR हमेशा आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही फाइल होनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें in order to create awareness. Thanks for your valuable time. जय हिंद।